रेसिस्टेंस, और इसको रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, और इट इज डिनोटेड बाय लेटर रो। याद आया, आपने पढ़ा था इसको ना, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? एनीबडी कैन मेमोराइज? किसी को याद है क्या? ये चिन्मयी, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला याद है? क्लास 10 में पढ़ा था। RA upon L. रेसिस्टिविटी, एनीबडी एल्स, किसी को याद हो फॉर्मूला? Rho AR upon L. हाँ, रो ए अपॉन एल, ठीक है, यस यस यस, गुड, ओके, ठीक है, रेसिस्टिविटी। ओके, नाउ लुक हियर, अगर सपोज कर लो हम वायर लेते हैं, सपोज वन इज having small length L1 and other having length L2, तो किसमें ज्यादा रेसिस्टेंस होगा? जिसमें लेंथ ज्यादा होगा। तो जिसमें लेंथ ज्यादा होगा उसमें रेसिस्टेंस भी ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कोलिजन करेगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स। तो अगर छोटा लेंथ होगा तो कोलिजन कम होगा, लेकिन बड़ा लेंथ होगा तो ज्यादा कोलिजन होगा। तो रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग, अगर जस्ट हियर क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं A1 और एक बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं A2, तो जिसमें जैसे होता है नैरो रोड एंड ब्रॉड रोड, तो नैरो रोड में कोलिजन ज्यादा होगा, जो ब्रॉड रोड होगा उसमें कोलिजन कम होगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, more the length, more will be the collision, more the resistance. Resistance is inversely proportional to cross section area. Greater the cross section area, lesser will be the resistance. ठीक है, दोनों फैक्टर्स को अगर कंबाइन कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है? रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जाता है और गेट अ कांस्टेंट, कांस्टेंट इज रो एल अपॉन ए, और यू कैन से rho is equal to r a upon l. Yes, so ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ओके, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए बाय एल, ठीक है। रो स्टैंड्स फॉर व्हाट? रो को क्या बोलते हैं? वेयर रो स्टैंड्स फॉर रेसिस्टिविटी, वेयर रो इज रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, या फिर इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, दो नाम होते हैं इसके, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसको डिफाइन कैसे करते थे? हाउ टू डिफाइन इट? इसको डिफाइन कैसे करते थे? यस, लेट लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, सो देन रो क्या हो जाएगा? दैट इज r इंटू 1 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू r। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती थी? इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, रो इज इक्वल टू r, मतलब इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसी resistivity is defined as a resistance of a conductor, resistance of a conductor of unit length and unit cross section area, of unit length and unit cross section area, मतलब यूनिट मतलब 1, लेंथ 1 होनी चाहिए और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना वो भी 1 होना चाहिए, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। इज इट क्लियर? इसका मतलब रेसिस्टिविटी क्या है? वो रेसिस्टेंस होता है कंडक्टर का जिसकी लेंथ 1 होती है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 होता है। कहने का मतलब अगर ऐसे ड्रॉ करो, लो किया, अगर मैं इस तरह से कोई वायर ड्रॉ करता हूं, लुक हियर, दिस इज अ वायर,
ओके इसकी मैं लेंथ 1 ले लेता हूँ, और इसको भी 1 ले लेता हूँ, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो भी 1 हो जाएगा, दैट इज 1 into 1, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर, और ये 1 मीटर लेंथ हो गया इसका, ये 1 मीटर लेंथ हो गया। तो जो इसका रेसिस्टेंस होगा और रेसिस्टिविटी दोनों, तो रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा वायर लीजिए, या फिर ऐसे बोल दीजिए कि अगर कोई वायर लेते हैं जिसका लेंथ 1 है, जिसका लेंथ 1 मीटर है, और एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, सो जो रेसिस्टिविटी होता है दैट इज इक्वल टू रेसिस्टेंस। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या हुआ, इट्स अ रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यही मतलब हुआ ना। ओके ओके, नाउ copy down this definition part first of all, copy down from is here specific resistance, ये पढ़ा हुआ है हमने 10th में, आपको याद भी आ रहा होगा थोड़ा बहुत। अब 9th में पढ़ा था कि 10th में पढ़ा था स्टेट बोर्ड वाले बच्चों ने? 9th में। 9th में था, ओके अच्छा, हाँ डिवाइड हो गया था आपके इलेक्ट्रिसिटी। और सीबीएसई में था क्या ये? सीबीएसई वाले बच्चों को याद होगा, सीबीएसई में था कि 10th में होगा, कि सीबीएसई में होगा? हाँ Yes. सर 10th में होगा, तो याद होगा फिर प्रॉब्लम। हाँ स्टेट बोर्ड में 9th में था शायद। सर आईसीएसई में भी था। आईसीएसई में, हाँ आईसीएसई में शायद इससे ज्यादा ही होगा थोड़ा बहुत। हाँ सर। आईसीएसई से कौन है, जस्ट अ मिनट, आईसीएसई से कौन है? सर खुशी। खुशी, ओके, एनीबॉडी एल्स? रिद्धि, ठीक है। सर एक मिनट थोड़ा ऊपर का हाँ, पार्थ का एक क्वेश्चन है, पार्थ है जस्ट आस्क मी वन क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, एनीबॉडी? अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत कम बच्चों को ये बात मालूम होती है। यस, एनीबॉडी एल्स? किसी को मालूम हो कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में डिफरेंस क्या होता है? देखो मैंने लास्ट में, रेजिस्टिविटी में यूनिट लेंथ आता है ना, बस ये डिफरेंस होता नहीं, देखो लास्ट में देखो मैंने ये लिखा है कि रो इज इक्वल टू आर, देखो यहाँ पर रो इज इक्वल टू आर लिखा, तो क्या रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस इक्वल होते हैं क्या? कुछ तो फर्क होता होगा दोनों में, मुझे कुछ मतलब दोनों का, हाँ, एनीबॉडी एल्स कैन ट्राई, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस? रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, गुड, वेरी गुड, जस्ट रिपीट अगेन, मैं सुन नहीं पाया ठीक से। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वेरी गुड,
क्लियर? एक्चुअली ये डिफरेंस मैं सुनना चाह रहा था आपसे, तो मैं बताता हूँ जैसे ओके डिफरेंस ये होता है दोनों में, सी दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सपोज अगर मैं इधर जैसे इधर मैं रेसिस्टेंस ले लेता हूँ, इधर रेसिस्टिविटी ले लेता हूँ, तो रेसिस्टेंस अगर मटेरियल की बात करूं, टेम्परेचर की बात करूं, जैसी है लेंथ की बात करूं, लेंथ ऑफ ए वायर, कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर, ओके। और लास्ट में मैं क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूं, क्रॉस सेक्शन एरिया। सो रेसिस्टेंस जो है ना वो डिपेंड्स ऑन ऑल द फोर फैक्टर्स, बट रेसिस्टिविटी फर्स्ट टू पे डिपेंड करता है, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता। दैट इज द डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है कि रेसिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, वो डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, ओके। वो लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। हाँ, अगर कैलकुलेशन पर्पस हो तो आप ट्रीट कर सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं, बट फर्क तो है थोड़ा बहुत कि वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब जब तक मटेरियल और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करने से रेसिस्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं होते, नो। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ रो, तो रो का यूनिट होता है दैट इज आर ए बाय एल, आर ए बाय एल। रेसिस्टेंस का कल मैंने डायमेंशन बताया था, क्या होता है? 1232 होता है ना, 1232। मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताया था याद करने के लिए, रेजिस्टेंस का डायमेंशन 1232 होता है। इसका मतलब M1 L2 T माइनस 3 और I माइनस 2 होता है। इस तरह से याद किया जाता है। जो डिफिकल्ट जो लेंदी होते हैं ना डायमेंशन, उनको कुछ ट्रिक से याद कर लेते हैं बच्चे, ठीक है, चलेगा। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन 1232 होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? 1230, दैट इज M1 12, 1 2 12 हो गया, 32, देन 32। एरिया क्या होगा? L2, लेंथ क्या हो जाएगा? L। तो फाइनल डायमेंशन क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू, यूनिट नहीं डायमेंशन कर रहे हैं, जस्ट डायमेंशन। तो फाइनल डायमेंशन विल बी M1 L3 T माइनस 3 I माइनस 2, यही आएगा ना रेसिस्टिविटी का डायमेंशन। ठीक है, ओके। रेजिस्टेंस का ठीक लिखा है ना, लास्ट लेक्चर मैंने बताया था, एक बार चेक कर लेना। रेजिस्टेंस का ठीक है ना, 1232 था, एक मिनट को। हाँ हाँ, 1232, ठीक है। ओके, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ रो,
आर क्या होगा, ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर, सीजीएस नहीं लेते हैं याद रखना, तो ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओम मीटर हो जाएगा ऐसा यूनिट, सीजीएस नहीं लेते। रिमेंबर एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी में कभी भी सीजीएस यूनिट नहीं लिया जाता है। आप कहेंगे क्यों नहीं लिया जाता है सीजीएस, नहीं लेते हम लोग, क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी करंट पे बेस्ड होता है, और करंट का आपको मालूम है, करंट का एसआई यूनिट तो एम्पियर होता है। एसआई यूनिट क्या होता है करंट का, एम्पियर, करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। हाँ प्रसन्ना, यस, हाँ इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो बायोट होता है। बायोट हम लोग कभी भी यूज नहीं करते हैं। हम लोग बायोट यूज करते हैं क्या, नहीं ना, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एम्पियर। इसका मतलब हम ऐसा यूज करते हैं, तो फिर आप सीजीएस में नहीं जा सकते फिर, क्योंकि अगर आप सीजीएस में जाओगे तो फिर आपको बायोट यूज करना पड़ेगा, जो हम लोग नहीं करते। अब समझ में आया क्यों सीजीएस क्यों यूज नहीं करते हैं। तो हम एवरी टाइम वी हैव टू यूज ओनली एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, मीटर, किलोग्राम, ये सब यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। हम कभी भी सीजीएस यूनिट यूज नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ये बात अपने माइंड में फिक्स कर लेना। नेवर यूज एनी सीजीएस यूनिट। करंट की सीजीएस यूनिट होती है बायोट, एसआई यूनिट होती है एम्पियर, तो हम एम्पियर यूज करते हैं, नॉट बायोट, ठीक है। ओके, सो there's a typical प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस वन। इसमें एक टिपिकल प्रॉब्लम आता है जो अदर एग्जाम्स में भी आ सकता है, ठीक है। वो नीट में भी आता है, सीईटी में भी आता है, मे बी जेई में अब से कम आता है ये, ठीक है। ओके, तो ठीक है, जो जेई बच्चे होंगे सीईटी भी तो देंगे आप आफ्टर ऑल, ठीक है। तो उसी ईयर में एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है, वायर को स्ट्रेच करते हैं या उसको फोल्ड कर देते हैं, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। सो अगर कोई वायर है, सपोज करो दिस अ वायर, और जिस इसकी लेंथ क्या है L1, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है A1, और रेजिस्टेंस क्या है R1। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, या तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, आइदर इट इज स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच करेंगे तो व्हाट विल हैपन, लेंथ विल इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, एरिया चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। या फिर आप कर सकते हैं इसको फोल्ड कर सकते हैं, लाइक दिस वे यू कैन फोल्ड इट, आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, देन अगेन लेंथ विल चेंज, area will change and resistance will change. So whatever it is, कहने का मतलब ये है कि वायर के डायमेंशन में चेंजेस हो जाते हैं, आप स्ट्रेच करोगे, लेंथ, कुछ एरिया फोल्ड किया, कुछ तो चेंजेस हो गए लेंथ और एरिया में, ठीक है। ओके, तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी वायर को स्ट्रेच करोगे या फोल्ड करोगे, वन थिंग इज रिमेन कांस्टेंट, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अगर हम इसको इनिशियल ले लेते हैं, इसको फाइनल ले लेते हैं, let's say this is initial condition and that is final condition, तो इनिशियल और फाइनल में एक बात तो फिक्स है, either this or that, हाँ, या तो ये होगा या तो ये होगा, और लगा दे रहे, दोनों नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो टोटल इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल फाइनल वॉल्यूम। वायर का शेप ऑलमोस्ट क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर की जगह एरिया ले लेते हैं, यू टेक एरिया, और एच की जगह लेंथ ले लेते हैं एल, ठीक है, तो एक ही बात हो जाती है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, एंड दिस इज आल्सो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो ऐसे बन जाती है कि वॉल्यूम को कांस्टेंट करके हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। I think everybody understood how we have obtained equation number 1. वॉल्यूम को कांस्टेंट करके समझ में आया आपको? Yes. ओके ओके, लेट मी। अच्छा, अभी हम जब डिफरेंस डिस्कस कर रहे थे रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में, तो हमने ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि रेसिस्टिविटी जो है वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब किसी वायर को तुम स्ट्रेच करोगे या फोल्ड करोगे, व्हाटएवर इट इज,
resistivity remains constant, that will not change, वो सेम रहेगा. अगर टेम्परेचर और मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हो तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होता. इसका मतलब फिर हम क्या कर सकते हैं, रेसिस्टिविटी के दोनों को इक्वल कर सकते हैं. उसका फॉर्मूला क्या था, आर ए वन अपॉन एल वन इज इक्वल टू आर टू ए टू अपॉन एल टू. इक्वेशन नंबर 2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू ए वन अपॉन ए टू इंटू एल टू अपॉन एल वन. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो एग्जाम में क्या, कॉम्पिटेटिव में क्या करते हैं, ये सब डिराइव नहीं करते, सीधे डायरेक्ट उनको इक्वेशन याद रहती है. कैसे याद रहेगी, अब वन और टू को मिक्स करके अब नई इक्वेशन बना लो ना. इसमें से ए1 ए2 निकाल के यहाँ पे रख दो, या फिर L2 अपॉन L1 ला के यहाँ पे रख दो. ठीक है, तो यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को यूज करोगे तो तुम्हारे पास दो फॉर्मूले आ जाएंगे. आइदर यू विल गेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एरिया और यू विल गेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ. तुम दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हो. तो तुम a1 अपॉन a2 रखोगे यहाँ पे तो ये एरिया गायब हो जाएगा. फिर या L2 अपॉन L1 रखोगे तो L2 L1 विल डिसअपियर. तो अगर मैं पहले L2 अपॉन L1 रखता हूँ तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1. L2 अपॉन L1 की जगह क्या रखेंगे, A1 अपॉन A2. ऑलरेडी यहाँ पे A1 अपॉन A2 प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 होल स्क्वायर. और दूसरा फॉर्मूला अगर तुम A1 अपॉन A2 को रखोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 होल स्क्वायर. तो आप एग्जाम में डायरेक्ट यूज करिएगा, आप दोनों में इसको एक लीजिएगा. अगर दोनों इंफॉर्मेशन दे रखो तो भी आप एक ही लीजिएगा, क्योंकि मैंने सब सॉल्व करके फॉर्मूला डेवलप किया. इज इट क्लियर. मैंने आई अकाउंटेड लेंथ, मैंने लेंथ को भी अकाउंट किया है, मैंने एरिया को भी अकाउंट करने के बाद ये फॉर्मूले डेवलप हुए हैं. तो अगर एरिया लेके करना है तो ये कर लो, लेंथ लेके करना है तो ये वाला कर लो. आर यू गेटिंग. So these are the get used in problems. So remember these two formulas. ये फॉर्मूले याद रखना, R2 अपॉन R1 एरिया दे रखा हो. अच्छा, अगर एरिया को तुम पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, यू नो एरिया इज आल्सो पाई आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला फर्दर डेवलप हो जाएगा. एरिया इज पाई आर स्क्वायर, आर फॉर रेडियस ऑफ द वायर. आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ दिस वायर. आर इज द रेडियस ऑफ दिस वायर, नॉट रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे रखोगे तो एक फॉर्मूला और भी बन सकता है, R2 अपॉन R1. अगर पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, रेस टू पावर 4 हो जाएगा. तो अगर रेडियस दिया हो तो फिर ये वाला कर लीजिए. इज इट क्लियर. तो इट्स योर चॉइस, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग तुम फॉर्मूले को सिलेक्ट कर लेना. ओके, कॉम्पिटेंट दिस एग्जांपल. सर हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या बिल्कुल फॉर्मूला? बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. हाँ, लेकिन 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 सीईटी और जेई और नीट में इसमें नहीं. अगर बोर्ड्स में आएगा, मतलब ये जो टर्म एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो उसमें सॉल्व करना पड़ेगा. कर लीजिएगा डायरेक्ट, देखते हैं उसमें. नहीं, टर्म्स में आपको बताना पड़ता है इक्वेशन कैसे आए. मतलब इंटरनल एग्जाम्स में जो जूनियर कॉलेज वगैरह के होते हैं उसमें आपको बताना पड़ेगा कि कैसे आया, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते. हाँ, अगर नहीं याद आ रहा है तो कर लो डायरेक्ट यूज, एक कुछ तो मार्क्स दे देगा वो अलग बात है. बट मोस्टली ये सब लोग कॉम्पिटेटिव पर्पज के लिए यूज करते हैं. Done, sir. Let's Sir, using 1 and 2 the
Done, sir. हाँ यस सर फिजिक्स लिए कौन से बुक्स रेफर करें सर? नहीं आप एक मिनट वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्जाम देने वाले हो। कौन सा एग्जाम दे रहे हैं आप? नीट। नीट। और नीट के लिए तो एमसीक्यूज की बुक लेनी पड़ेगी आपको, डीसी पांडे ले लेना। और नीट फिजिक्स। ओके सर। हाँ लेकिन डीसी पांडे में याद रखना कि कुछ एरर्स भी हैं उसमें समटाइम, तो आपको जरा एक थोड़ा सा आगे मतलब 5% होगी। बुक अच्छी बट सर आप थोड़ी डाउट सॉल्विंग सेशंस लेने वाले हो क्या? कौन से बेटा? डाउट सॉल्विंग सेशंस। ले लेते हैं डाउट सॉल्यूशन, किसी ने रख देते हैं। ओके सर। तो सर डीसी पांडे में आंसर्स भी एरर होते हैं क्या सर? नहीं कुछ है मतलब आपको नहीं एक्चुअली उन्होंने जैसे ऑप्शन ए दे रखा है, तो एक्चुअली जो की जो प्रिंट करते हैं ना ABCD, उसमें हाँ, कुछ सर। में एरर है, मतलब आपको सॉल्यूशन चेक करना पड़ेगा। मतलब उसमें पहले क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन दिए, उसके बाद उन्होंने की दिया ABCD, उसके बाद उन्होंने सॉल्यूशन दिया। तो की मत देखना, सॉल्यूशन देखना। की में एरर है, ओके। ABCD में एरर है। ओके। रश्मि मार्वल लेना है, मार्वल फिजिक्स। CET के स्टूडेंट मार्वल ले लेना, मार्वल CET वाला यार। Okay, have you completed this one? Yes sir. अच्छा, one more type of problem, एक और टाइप की प्रॉब्लम आती है कि अगर सपोज कर लो बहुत कम चेंजेस हो रहे हैं, R is equal to rho L upon A। अगर चेंजेस बहुत कम हो रहे हैं तो आप परसेंटेज फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, एरर फॉर्मूला। आपको मालूम है वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, एक ही बात है। तो यू कैन डेवलप हियर टू फॉर्मुलेस। अगर तुम लेंथ को लाओगे तो एरिया की जगह हम वन, इसका मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। तुम A को 1/L भी लिख सकते हो ना फ्रॉम हियर, देखो A को तुम 1/L भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। और अगर तुमने L को 1/A लिख दिया तो फिर ये आ जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A स्क्वायर, ठीक है। तो यू कैन मेक द एरर फॉर्मूला, आप एरर फॉर्मूला बना सकते हैं। एरर फॉर्मूला कैसे बनेगा? डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, अगर परसेंटेज में ज्यादा देते हैं 2 विल मल्टीप्लाई। एरर फॉर्मूला कब यूज करना? एरर फॉर्मूला यूज करते हैं व्हेन जो चेंजेस हैं, चेंजेस आर लेस देन 5%, हाँ लेस देन 5%, रिमेंबर दैट पॉइंट। 1%, 2%, 3% ऐसे, देन यू हैव टू यूज इट। डेल्टा L अपॉन L इंटू 100, और इसमें क्या होगा? डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा A अपॉन A इंटू 100। आपने क्या है दोनों में तो कुछ बुक्स में माइनस लगा देते हैं। माइनस का मतलब ये है कि अगर ये इंक्रीज करेगा, मतलब देखो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उतना तो आप आइडिया लगा लोगे ना कि अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लेंथ बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो ये भी घटेगा। लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया और आर का रेजिस्टेंस, तो उसमें क्या होगा, एरिया बढ़ेगा तो ये घटेगा, एरिया कम होगा तो ये बढ़ेगा। तो वो तो आप जज कर लोगे ना। तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा वो तो आप जज कर लोगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उससे कर लेंगे ना आप। तो फिर मैं फॉर्मूला एक ही जैसे लिख दे रहा हूँ। कुछ बुक्स में माइनस लिखा रहता है, मैंने माइनस नहीं लगाया, मैंने स्टूडेंट पे छोड़ दिया है कि वो जज कर लेंगे अपने से कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू दैट L, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो
एरिया इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। या माइनस लगाना चाहो तो माइनस लगाने तो आप कर सकते हैं, अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, और कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। सो एरर फॉर्मूला भी इस पे भी आते हैं एग्जाम्स में, ये वाला एरर फॉर्मूला, तो इसको भी नोट कर लीजिए एरर फॉर्मूला। लेकिन याद रखना वो इंक्रीज और डिक्रीज पूछेगा तो आप देख लीजिएगा, लेंथ इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, बट एरिया विल इंक्रीज तो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। Done, sir. सो दो तरह के प्रॉब्लम आते हैं रेसिस्टिविटी में, और भी आते हैं। सर 1 मिनट ऊपर कीजिए ना सर। हाँ जी, सर -2 है क्या? माइनस लगाया, माइनस का नहीं भी लगाओगे चलेगा, कहने का मतलब एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, मतलब इनवर्स रहेगा वो। माइनस का मतलब इट इज इनवर्स, इफेक्ट जो होगा इनवर्स होगा, एरिया डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। सर वो अभी नया रूल निकला है क्या, नीट के लिए 4 अटेम्प्ट मिलने वाले क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जेई के लिए है, नीट के लिए नहीं है। नितिन सर बोल रहे थे कि 4 अटेम्प्ट है एक बार। नहीं देखो, वो 4 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको जरूरत है, नीट में वो 1 करेंगे कि उनको जरूरत नहीं है। वो एक देखिए, हम कोई काम करते हैं वो हमारा कैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। क्या 4 सर? एक्चुअली जेई में 4 एग्जाम्स होते हैं ना इन ईयर। ओके। अरे इंजीनियरिंग कॉलेज लॉस में जा रहे हैं सब, तो उनके बच्चे चाहिए कैसे भी ले लो, तो एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कितने भी एग्जाम करा दो, आ जाओ बस, ठीक है। जॉब तो है नहीं इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग करने के बाद, इज इट क्लियर? कितने लोगों को जॉब मिलती है इंजीनियरिंग करने के बाद, इज इट क्लियर? तो उनको जरूरत है बच्चों की, इसलिए वो 3 नहीं, 4 नहीं, 10 कर देंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उनको चाहिए बच्चे कैसे, हर कीमत पे। मेडिकल में नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है, वो एक ही करेंगे और उसको भगा देंगे बाकी सब। चार भी कम है, 6-7 कर देते, इसमें क्या है? इतने मास में इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट आउटपुट कितना है? कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब सर नीट के कितने अटेम्प्ट्स होते हैं? ओनली 1 इन अ ईयर। नहीं अटेम्प्ट तो आप कितने साल दे सकते हो? 10 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, कितना भी दे सकते हो। 12 के बाद देते रहो, 12 के 2 साल बाद दो, 12 के 3 साल बाद दो, 4 साल बाद, मतलब ईयर में एक ही रहेगा। ओके नाउ जेई का भी होता है ना सर? जेई में भी दे सकते हैं, बट आईआईटी के लिए लिमिटेड है, आईआईटी में शायद 1 या 2 अटेम्प्ट ही रहता है। नो सर 75% क्राइटेरिया भी कम कर दिया ना? नहीं वो लास्ट ईयर किया था, इस बार नहीं किया, इस बार वापस 70% कर दिया। लास्ट ईयर किया था क्योंकि कोरोना की वजह से प्रॉब्लम हुआ था, इस वजह से किया था, इस साल नहीं किया, फिर 70% वापस कर दिया। लास्ट ईयर कोरोना हुआ था ना, एग्जाम नहीं हो पाए थे बोर्ड के प्रॉपर, ये सब चीजें, तो उसकी वजह से कम किया। यस। इस साल वापस रिटेन कर लिया हमने 70%। और नीट पासिंग मार्क्स कितने हैं minimum? नहीं नीट का कोई नहीं है, बस
ठीक है, चलो स्टार्ट करते मिनिमम हैं। कितना है वो पासिंग? मतलब पासिंग मार्क्स बोर्ड्स में नहीं नहीं, हाँ नीट में। वो तो डिपेंड करता है कि आप एमबीबीएस लोगे तो 720 में आपको नियर अबाउट 600 चाहिए, 600 से अबाउट चाहिए, अबाउट 600 एमबीबीएस के लिए। बीडीएस के लिए आपको अबाउ बिटवीन बिटवीन 500 एंड 600, बाकी सब उसके नीचे। ठीक है, चलो उसका अलग अलग सबका कर लीजिए, बताएंगे किसी में। ठीक है, चलो नाउ ये हम लोग पहुंच गए, रेजिस्टेंस हो गया हमारा, रेसिस्टिविटी हो गया। देन अच्छा, सीरीज और पैरेलल कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ये भी पढ़ रखा आपने, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, सीरीज एंड पैरेलल पढ़ा हुआ है आपने। रेसिस्टेंसेस कुछ नया नहीं है, तो हम जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेंगे। सीरीज, सीरीज में क्या है, जैसे ये लेट्स से आई एम टेकिंग 3 रेसिस्टेंस, दे आर connected in series. Now in series current is same. Let's say this is R1, this is R2, this is R3, and the complete potential difference applied across it V. So there is a potential drop. सबके across क्या होगा, potential drop होगा, इसके between कितना आ जाएगा, let's say V1, here it is V2, ठीक है, V3। ड्रॉप का मतलब समझते हो क्या होता है, तो मैंने आपको बताया भी था शायद, हाँ ठीक है। सपोज अगर ये 10 वोल्ट है, हाँ तो हाँ ये 10 वोल्ट है, तो सपोज कर लो यहाँ पे आएगा तो 10 वोल्ट, जैसे इसको क्रॉस करेगा, सपोज कर लो V1 की वैल्यू 3 वोल्ट है, तो 10 माइनस 3 यहाँ पर 7 वोल्ट आ जाएगा, फिर यहाँ तक 7 वोल्ट, फिर सपोज कर लो ये 2 वोल्ट है, तो जैसे इसको क्रॉस करेगा 7 माइनस 2 5 वोल्ट, तो यहाँ पर 5 वोल्ट आ जाएगा। तो सपोज कर लो ये 5 वोल्ट है, तो 5 माइनस 5 0 वोल्ट, नो 0 वोल्ट, दिस इज 10 वोल्ट। आर यू गेटिंग, समझा ना?